पिछले वीडियो में मैंने आपको पारदर्शी शिकायत या सुझाव प्रणाली सिस्टम के बारे में बताया था। 99% लोकपाल ये पारदर्शी शिकायत या सुझाव प्रणाली सिस्टम के आने से सीधे हो जाएंगे और अपना कार्य सही से करेंगे। लेकिन 1% या कम लोकपाल फिर भी सोच सकते हैं कि यदि मैं ऐसी शिकायतों को नज़रअंदाज करता हूं जो लाखों लोगों की है और करोड़ों लोग भी मेरे खिलाफ हो जाएं, तो मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। वो सोचेगा कि मेरा नाम ही खराब हो रहा है ना। लोग मेरे को नौकरी से नहीं निकाल सकते, ना ही सजा दे सकते हैं। इसके लिए अगला तरीका या प्रक्रिया काम में आएगी, प्रजाधीन लोकपाल या राइट टू रिकॉल लोकपाल। इस चर्चा में आपको कुछ नहीं समझ आए तो वीडियो या ऑडियो रोककर फिर से सुने। जब करोड़ों लोगों को ये पता चलेगा कि लोकपाल अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहा है, तो वो इस प्रक्रिया या तरीके के अनुसार उस लोकपाल के खिलाफ अपना अनुमोदन या वोट नहीं दे सकते, लेकिन उनको किसी और व्यक्ति विकल्प को लोकपाल बनाने के लिए ढूंढना होगा। इसीलिए इस प्रक्रिया को पॉजिटिव रिकॉल या सकारात्मक वापस बुलाने का तरीका बोला जाता है। अगला व्यक्ति तभी लोकपाल बनेगा जब वो पहले वाले व्यक्ति से ज्यादा अच्छा होगा। इसीलिए इस तरीके के लागू होने से सिस्टम में स्थिरता बढ़ेगी। फिर नागरिकों को कुछ अच्छे लोग श्री क ख ग को बोलना होगा कि कलेक्टर के दफ्तर जाएं और अपना नाम रजिस्टर करें, और उनका नाम लोकपाल की वेबसाइट पर आ जाएगा। और उनके समर्थक पटवारी या लेखपाल के दफ्तर जाकर उनका समर्थन कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा 5 व्यक्ति तक का समर्थन कर सकते हैं। इस तरीके में भी एक सुरक्षा धारा होगी, पारदर्शी शिकायत सिस्टम जैसे कि कोई भी व्यक्ति अपना समर्थन किसी भी दिन रद्द कर सकता है, जिससे ये तरीका भी पैसों से नहीं खरीदा जा सकता, गुंडों या मीडिया द्वारा प्रभावित नहीं किया जा सकता। और समर्थन करने वाले लोगों को अपनी जांच भी करवानी होगी, पारदर्शी शिकायत प्रस्ताव प्रणाली सिस्टम के जैसे। अगला लोकपाल तभी आएगा जब किसी उम्मीदवार को पहले वाले उम्मीदवार से कम 1 करोड़ ज्यादा पसंद मिलेंगे। और पारदर्शी शिकायत सुझाव प्रणाली सिस्टम का प्रयोग करके लोगों को ऐसी जानकारी मिलेगी जो वो खुद देख सकते हैं और जांच कर सकते हैं। ध्यान दें कि ऐसा करना आज के समय में संभव नहीं है, मीडिया आदि के द्वारा दी गई जानकारी के लिए। यदि कोई व्यक्ति समाज को नुकसान करने वाला काम कर रहा है, तो लोग एफिडेविट में उसकी शिकायत लिखेंगे और दूसरे नागरिक उसका समर्थन करेंगे। जबकि यदि कोई जनता के लिए अच्छा काम कर रहा है, तो लोग एफिडेविट में उसके बारे में अच्छी बातें लिखेंगे और दूसरे नागरिक उसका समर्थन करेंगे। और इस तरह लोग अपनी पसंद का समर्थन करेंगे, और किसी उम्मीदवार को करोड़ों लोगों का समर्थन मिल जाता है, तो करोड़ों लोगों के दबाव से पहले वाला लोकपाल निकाल दिया जाएगा और सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला लोकपाल उम्मीदवार को लोकपाल बना दिया जाएगा। अब इस तरीके को जन लोकपाल बिल में दिए गए भ्रष्ट लोकपाल को हटाने के लिए तरीके से तुलना करें। उसमें लिखा है कि कोई भी लोकपाल के विरुद्ध अर्जी या याचिका डाल सकता है सुप्रीम कोर्ट में। कोई भी का मतलब सुप्रीम कोर्ट जज का आदमी भी याचिका डाल सकता है, और जज ही फैसला करेंगे कि लोकपाल रहेगा कि हटेगा। इसलिए इसका मतलब लोकपाल जजों के प्रति जवाबदार है, लोगों के प्रति नहीं। जज ही निर्णय लेंगे कि लोकपाल हटाया जाए कि नहीं। अभी इंडिया अगेंस्ट करप्शन के शांति भूषण ने कहा है एक बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट के एक एफिडेविट में कि पिछले 16 सुप्रीम कोर्ट प्रधान जजों में से 8 भ्रष्ट थे, और ये मामला अभी भी लटका हुआ है। ना तो सुप्रीम कोर्ट के प्रधान जज इसे आगे बढ़ाते हैं और ना ही खारिज करते हैं। हो सकता है कि ऐसा इसलिए कर रहे हों कि उनकी भी पोल ना खुल जाए।
और लोकपाल या कोई अन्य व्यक्ति यदि रिश्वत लेके विदेशी बैंक के गुप्त खातों में जमा कर देते हैं तो कोई सबूत नहीं होगा, और जज यदि ईमानदार भी हो तो भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जन लोकपाल या सरकारी बिल में कोई भी ऐसी धाराएं नहीं है इसको रोकने के लिए। मैंने हजारों इंडिया अगेंस्ट करप्शन के कार्यकर्ताओं को इस बारे में पूछा है, और वे जन लोकपाल बिल में कोई भी धाराएं नहीं बता सके जो लोकपाल को रिश्वत लेकर विदेशी गुप्त खातों में जमा करने से रोक सके। 99% बड़े स्तर के रिश्वतों में भ्रष्टाचार दिखाई देता है, लेकिन कोई भी कोर्ट द्वारा माने जाने वाला सबूत नहीं होता, क्योंकि रिश्वत लेने वाला इतना मूर्ख नहीं है कि कोई भारतीय बैंक में रिश्वत के पैसे जमा करेगा या रिश्वत लेने के कोई और सबूत छोड़ देगा। बहुत कम भारत के नागरिकों को सच्चाई समझ में आई है कि भ्रष्टाचार से 10 गुना भारत में कुछ बुरा हो रहा है। क्या हमारी खेती, हथियार बनाने का सामर्थ्य या क्षमता और गणित विज्ञान की शिक्षा दिनों दिन कमजोर हो रही है। ये इसलिए क्योंकि विदेशी कंपनियां केंद्र और राज्यों में हमारे मंत्रियों बाबुओं को रिश्वत दे रही हैं हमारी खेती, हथियार बनाने की ताकत और गणित विज्ञान की शिक्षा को कमजोर बनाने के लिए। और जन लोकपाल इस स्थिति को और खराब बना सकता है। कैसे? लोकपाल चुनाव समिति में कोई 10 से 12 लोग हैं जो बहुराष्ट्रीय या विदेशी कंपनियां आसानी से खरीद सकती हैं या धमकी दे सकती हैं राधिया जैसे दलाल द्वारा। और इस तरह विदेशी कंपनियां यह पक्का कर सकती हैं कि विदेशी कंपनियों के एजेंट साफ सुथरे नाम वाले लोग लोकपाल बने। ये भ्रष्ट एजेंट लोकपाल द्वारा विदेशी कंपनियां निचले स्तर के भ्रष्टाचार कलेक्टर के स्तर के नीचे को दबाएंगे, क्योंकि निचले स्तर के भ्रष्टाचार से विदेशी कंपनियों को अधिक नुकसान होता है छोटे मध्यम स्तर के व्यापारियों के तुलना में। यदि कोई अफसर विदेशी कंपनियों से रिश्वत मांगेगा तो भ्रष्ट लोकपाल कार्रवाई करेगा, लेकिन यदि स्थानीय व्यापारियों से रिश्वत मांगी जाए तो शायद ही भ्रष्ट लोकपाल ऐसी कोई कार्रवाई करेगा। और साथ ही लोकपाल खेती, हथियार बनाने की ताकत और गणित विज्ञान शिक्षा को कमजोर करने वाली नीतियों को बढ़ावा देंगे ताकि भारत ज्यादा से ज्यादा विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहे। विदेशी कंपनियां और भ्रष्ट लोकपाल ऐसी नीतियों को कैसे बढ़ावा दे सकती हैं? उन बाबू जज मंत्रियों को परेशान करके उनके खिलाफ झूठे मामले बनाकर जो इन भारत विरोधी नीतियों या तरीकों का विरोध करते हैं, और उन मंत्रियों जज बाबुओं का पक्ष या तरफदारी लेकर जो ऐसी नीतियों का समर्थन करते हैं। और उत्तराखंड लोकायुक्त बिल 2011 में जो राज्यों के लिए लोकपाल है, लोकायुक्त को अपनी अवमानना के लिए सजा देने का अधिकार दिया गया है। तो फिर लोकायुक्त यदि विदेशी कंपनियों का एजेंट बन जाता है और कोई व्यक्ति इसके बारे में लिखता है या बोलता है तो उसको 6 महीनों के लिए जेल की सजा दी जा सकती है। अब हम लोकपाल ड्रामा के बारे में बात करते हैं। वर्ष 2010 में भारत ने भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन UNCAC पर हस्ताक्षर किया था, लेकिन इसका निर्णय कुछ 2 साल पहले ही ले लिया गया था। यदि जन लोकपाल ड्रामा या नकली आंदोलन के बिना सरकार लोकपाल कानून पास करती तो लोग यह कहते कि भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र संघ, जो सिर्फ एक अमेरिकी एजेंसी है, के आदेश से काम कर रही है। इसलिए इस तरह के जन आंदोलन के भ्रम की जरूरत थी, जो इस तरह लगता कि जो कुछ भारत सरकार कर रही है वो जनता और जन आंदोलन के दबाव में आकर कर रही है। जन लोकपाल ड्रामा या नकली आंदोलन में छुपा हुआ सत्य ये है कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ही लोकपाल बिल बना रहे हैं।
अन्ना केवल नाम के भूखे हैं। नाम के भूखे लोग अपने पैसों के लेन देन में सबसे ईमानदार लोग होते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि थोड़ी सी भी लेन देन में बेईमानी उनके अंधभक्तों में उन पर श्रद्धा को समाप्त कर सकती है और उनके विरोधियों को उनके खिलाफ हथियार दे सकती है। लेकिन नाम के भूखे लोग हमेशा उन लोगों का साथ स्वीकार कर लेते हैं जो मीडिया के मालिक होते हैं और जो कभी भी देश के आम नागरिकों के प्रति ईमानदार नहीं होते। नाम के भूखे नेता और नेता जैसे लोग देश को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। वे देश के लिए महत्वपूर्ण प्रस्तावों से कार्यकर्ताओं का ध्यान हटाते हैं, जैसे कि विदेशी कंपनी के मालिकों के वर्चस्व या शासन कम करना, बांग्लादेशियों को देश से बाहर निकालना, भारतीय सेना को कमजोर होने से कैसे रोकना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और निचली अदालतों में भाई भतीजेवाद, भ्रष्टाचार कैसे रोकना आदि। ये सत्य कि अन्ना विदेशी कंपनियों के मालिकों और ईसाई धर्म प्रचारकों के पक्ष की बात कर रहे हैं और कोई भ्रष्टाचार कम करने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं, इस बात से सिद्ध हो जाता है कि अन्ना खुलेआम राइट टू रिकॉल लोकपाल और राइट टू रिजेक्ट लोकपाल की धाराएं जन लोकपाल की ड्राफ्ट में डालने से मना कर रहे हैं। एक और अन्ना अपने को राइट टू रिजेक्ट का मसीहा बताते हैं और राइट टू रिकॉल का मसीहा बताते हैं, और दूसरी ओर वे अपने सभी समर्थकों को बोलते हैं कि राइट टू रिकॉल जन लोकपाल और राइट टू रिजेक्ट जन लोकपाल प्रस्ताव का विरोध करो। क्यों? मैं सभी अन्ना के भक्तों से विनती करता हूं कि इस विषय पर खुले मन से सोचें। अन्ना की विदेशी कंपनियों के मालिकों और ईसाई धर्म प्रचारकों के साथ ये समझौता था कि अन्ना उनके लिए विदेशी कंपनी पाल यानी लोकपाल यानी जन लोकपाल लाएगा और उसके बदले विदेशी कंपनी के मालिक और ईसाई धर्म प्रचारक अन्ना को पूरा पूरा नाम देंगे जो उनको चाहिए। नाम के भूखे अन्ना को वो नाम मिला जो उन्हें चाहिए था, और विदेशी कंपनियों के मालिकों और ईसाई धर्म प्रचारकों को वो विदेशी कंपनी पाल यानी ईसाई धर्म प्रचारक पाल मिल जाएगा जो उनको चाहिए। और अन्ना जी फेल नहीं हुए हैं, वे काफी हद तक सफल हुए हैं विदेशी कंपनी पाल या लोकपाल कानून को लगभग पास करवाने में। ये जरूर है कि वे ज्यादा ताकतवर विदेशी कंपनी पाल या लोकपाल कानून चाहते थे, लेकिन लोकपाल का ये रूप भी विदेशी कंपनियों और ईसाई धर्म प्रचारकों के लिए काफी अच्छा है भारतीय प्रशासन को काबू में करने के लिए। अन्ना ने उनके साथियों विदेशी कंपनियों और ईसाई धर्म प्रचारकों का बहुत अच्छी तरह से साथ दिया है। कुल मिलाकर ये लगता है कि भारत के आम नागरिकों को छोड़कर सभी की जीत होगी और भारत के आम नागरिकों की हार होगी। सरकारी लोकपाल में 9 शक्तिशाली सदस्य हैं जिनके पास किसी को भी सजा देने और कैद करने की ताकत है। मंत्रियों, पुलिसकर्मी, भारतीय प्रशासनिक सेवा कर्मी, आईएएस आदि। तो विदेशी कंपनियों के मालिक और ईसाई धर्म प्रचारकों को केवल 9 लोकपाल के साथ ही मिली भगत बनानी होगी और भारत के आम नागरिक हार जाएंगे अन्ना जी के कारण, क्योंकि आम नागरिक ये लोकपाल सदस्यों को बदल नहीं सकते। भारत ने भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन UNCAC समझौते पर हस्ताक्षर किया। इसका लिंक विवरण में देखें। भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा लिखा गया था, एक ऐसा अल्प लोकतांत्रिक संस्था बनाने के लिए दुनिया के सभी देशों में, ताकि विदेशी कंपनियों को फिर कम व्यक्तियों को रिश्वत देनी पड़े या काबू में करना पड़े। भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुच्छेद 5 धारा 1 और अनुच्छेद 6 धारा 1 और 2
के अनुसार एक शक्तिशाली भ्रष्टाचार विरोधी स्वतंत्र संस्था बनाने की जरूरत थी। स्वतंत्र का मतलब है बिना चुनाव के, मतलब ऐसे लोग जिनका कोई जन आधार नहीं हो, और इसीलिए उन्हें शीर्ष के विदेशी कंपनियों द्वारा आसानी से मजबूर किया जा सकता है वे कार्य करने के लिए जो शीर्ष के विदेशी कंपनियां चाहती हैं। तो फिर कोई जन आंदोलन हो या ना हो, भारत सरकार लोकपाल के जैसे बिल को पास करने ही वाली है, भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की आवश्यकता को पूरी करने के लिए। लेकिन बिना कोई जन आंदोलन के भारत के लोगों को यह खराब लगता कि भारत सरकार उस संयुक्त राष्ट्र का कहा मान रही है जिसे ज्यादातर भारतीय नागरिक उचित रूप से भ्रष्ट विदेशी कंपनियों की कठपुतली की तरह देखते हैं। अभी हम बात करते हैं सबसे ज्यादा खतरा जिसका भारत के नागरिक सामना कर रहे हैं और जिसका कार्यकर्ता नेता नजरअंदाज कर रहे हैं। यदि मैं 5 सबसे बड़े और महत्वपूर्ण खतरों के बारे में पूछूं जिनका सामना आज भारत कर रहा है, तो कोई व्यक्ति आतंकवाद या नक्सलवाद अथवा गरीबी अथवा भ्रष्टाचार अथवा शिक्षा की गिरती हालत आदि को बताएगा। ये खतरे वास्तव में पहले 5 खतरों की सूची में रखे जाने लायक हैं और इनमें कुछ व्यक्तिगत राय भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर नागरिक उस सबसे बड़े खतरे की अनदेखी कर रहे हैं जिसका सामना आज भारत कर रहा है। वह है भारत सेना का कमजोर होते जाना, और तब इसका परिणाम होगा भारत का इराकीकरण और पश्चिम देशों द्वारा भारत को फिर से गुलाम बनाया जाना। ज्यादातर भारतीय समाचार पत्र मालिकों, टेलीविजन चैनलों मालिकों और नामी बुद्धिजीवियों के बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आर्थिक संबंध हैं, और वे इस बात पर सहमत हो गए हैं कि इस समस्या को उजागर ही नहीं करेंगे कि भारतीय सेना दिनों दिन कमजोर होती जा रही है। लेकिन भारतीय सेना आज इतनी कमजोर है कि पश्चिम देश और चीन जिस दिन भारत पर आक्रमण करने का निर्णय कर ले, उस दिन भारत का नाश कर सकते हैं, और अब हम लोगों के पास केवल कुछ ही वर्ष बचे हैं जिसके बाद पश्चिमी देश और चीन भारत को गुलाम बनाने का निर्णय कर सकते हैं। पश्चिमी देश या चीन भारत पर सीधे आक्रमण ना करके पाकिस्तानी सेना को धन, हथियार और सैटेलाइट या उपग्रह द्वारा प्राप्त सूचनाएं दे सकते हैं और भारत में कत्लेआम करवा सकते हैं, अथवा पश्चिमी देश और चीन नक्सलियों को सबसे अच्छे हथियार देकर भारतीय सेना को तहस नहस करने के लिए कह सकते हैं, जैसे कि नेपाल में हुआ है। और यदि हम अगले कुछ वर्षों में अपनी सेना में सुधार नहीं करते हैं तो भारत एक इराक बन सकता है। अब सेना में सुधार करके उसे अमेरिका के सेना के बराबर ताकतवर बनाना आसान है यदि एक बार कुछ अच्छे कानून पास हो जाएं। लेकिन इन कानूनों को लागू करने के लिए कार्यकर्ताओं का समय चाहिए, और यदि कार्यकर्ता इन कानूनों को लागू करवाने के लिए समय नहीं देने का निर्णय कर लेते हैं तो मुझे भारतीय सेना में सुधार लाने का कोई रास्ता नहीं दिखता। और ये सोचना कि विदेशी कंपनियां कभी भी देश को गुलाम नहीं बनाएंगी एक बहुत बड़ी भूल होगी। विदेशी कंपनियों का अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे मुख्य उद्देश्य यहां व्यापार करना नहीं है, लेकिन देश को गुलाम बनाना, और फिर अंत में जब देश की सुरक्षा बहुत कमजोर हो जाएगी देश को अपनी कठपुतली बनाना है जैसे फिलीपीन, या उनके गुलाम देश बनाना है जैसे इराक, और देश के 99% लोगों को लूट लिया जाएगा और अमीर लोग जो विदेशी कंपनियों के समर्थक हैं सबसे पहले लूट लिए जाएंगे। अलग से मुझे समझाने दीजिए क्यों निचले स्तर का भ्रष्टाचार छोटे मध्यम स्तर के व्यापारियों को फायदा करता है विदेशी कंपनियों की तुलना में। मान लीजिए एक व्यक्ति दिल्ली या अहमदाबाद जैसे शहर में
5 से 10 होटलों का मालिक है और एक और होटल खोलना चाहता है और स्थानीय अफसर उसे रिश्वत मांगते हैं, कहें 5 लाख की, तो वो रिश्वत दे देता है। अब दूसरी ओर एक विदेशी व्यापारी अमेरिका में बैठा है और उसको भी एक होटल खोलना है। मान लीजिए स्थानीय अफसरों को 5 लाख की रिश्वत चाहिए इसके लिए। अब विदेशी व्यापारी सीधे तो स्थानीय अफसर से सौदा नहीं कर सकता, इसके लिए उसे दलाल चाहिए। अब दलाल कहेंगे कि अफसर 50 लाख रिश्वत मांग रहे हैं, लेकिन विदेशी व्यापारी जो अमेरिका में बैठा है उसके पास कोई साधन नहीं है ये जानने के लिए, और इसलिए उसको 10 गुना रिश्वत देना पड़ता है उसके तुलना में जो स्थानीय व्यापारी को देना पड़ता है। इसी तरह छोटे मध्यम व्यापारी बिक्री कर या उत्पादन शुल्क आदि टैक्स की चोरी करने में सफल हो जाता है उस जगह भ्रष्टाचार होने के कारण, लेकिन विदेशी कंपनियों को 5-10 गुना ज्यादा खर्चा करना पड़ता है क्योंकि उन्हें दलालों को बहुत बड़ा हिस्सा देना पड़ता है। इसीलिए निचले स्तर के भ्रष्टाचार को समाप्त करना भारत के लिए केवल तभी फायदा करेगा यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्रियों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों, सचिवों का भ्रष्टाचार कम हो तो। यदि मंत्रियों, जजों आदि का भ्रष्टाचार वैसे ही रहता है और निचले स्तर का भ्रष्टाचार कम हो जाता है तो इससे भारत देश को कोई फायदा नहीं होगा। अब यदि राइट टू रिकॉल लोकपाल और पारदर्शी शिकायत प्रणाली की धाराएं लोकपाल बिल में नहीं हैं, तो लोकपाल विदेशी कंपनियों से या जो भी ज्यादा पैसा देगा से रिश्वत लेके विदेशी बैंक के गुप्त खातों में जमा कर देगा और विदेशी कंपनियों का एजेंट बनकर ईमानदार सरकारी अफसरों और छोटे मध्यम व्यापारियों को बर्बाद कर देगा, यानी कि स्वदेशी का नाश कर देगा और देश को विदेशी कंपनियों के हाथ बेच देगा। देश गुलाम हो जाएगा और 99% देश के लोग लूट लिए जाएंगे। अब प्रश्न ये है कि विदेशी कंपनियां और भ्रष्ट लोकपाल मिलकर कैसे छोटे मध्यम व्यापारियों को बर्बाद करेंगे, क्योंकि विदेशी कंपनियां और स्थानीय व्यापार आपस में विरोधी या प्रतिद्वंदी हैं और लोकपाल के पास निचले सरकारी अधिकारियों पर अधिकार रहेगा। विदेशी कंपनियां लोकपाल को कहेंगी कि लाइसेंस अफसर या टैक्स अधिकारी आदि छोटे व्यापारियों को सताने के लिए ऊंची रिश्वतें मांगकर या ऊंची सजा देकर छोटी छोटी गलतियों के लिए। यदि निचले सरकारी अफसर मान जाते हैं ये करने के लिए तो ठीक, नहीं तो उन पर झूठे मामले और जांच पड़ताल बना दिए जाएंगे। इस तरह ईमानदार सरकारी अफसरों और छोटे मध्यम व्यापारों को बर्बाद किया जाएगा, जिससे ईमानदार लोग सरकारी नौकरी नहीं करेंगे और छोटे मध्यम व्यापार बंद हो जाएंगे या विदेशी कंपनियों के हाथों बिक जाएंगे। मीडिया जो ज्यादातर विदेशी कंपनियों द्वारा प्रायोजित है, जन लोकपाल बिना राइट टू रिकॉल लोकपाल के का समर्थन कर रहा है। क्यों? क्योंकि जन लोकपाल या सरकारी लोकपाल बिना राइट टू रिकॉल लोकपाल की धाराएं के आने से विदेशी कंपनियों को केवल 10-11 लोगों को ही रिश्वत देनी होगी, आज की तुलना में जब उन्हें हजारों निचले सरकारी अफसरों को रिश्वत देनी होती है। 10-11 लोकपाल विदेशी कंपनियों के एजेंट बन जाएंगे, उनसे रिश्वत लेकर विदेशी गुप्त खातों में और ईमानदार अफसरों पर झूठे मामले बना दिए जाएंगे और उनका जीवन और कैरियर बर्बाद कर दिया जाएगा। जैसे वंजारा गुजरात के पूर्व एसपी का जीवन बर्बाद हुआ क्योंकि वो जेल में 5 सालों से हैं और 5 सालों से उस पर जांच पड़ताल ही चल रही है। और इस तरह लोकपाल निचले सरकारी अफसरों को विदेशी कंपनियों की तरफदारी करने के लिए दबाव डाल सकता है और उनके विरोधी स्थानीय व्यापारियों को बर्बाद कर सकता है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के शीर्ष के लोग या नेता कहते हैं कि यदि लोकपाल भ्रष्ट हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के जज उसको निकाल देंगे।
देखिए, हमारे पास पहले ही कानून है कि यदि एमपी आदि भ्रष्ट हैं तो हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज उनको जेल में डाल सकते हैं, जिसके लिए उनको किसी की भी अनुमति नहीं चाहिए। लेकिन हमने देखा है कि हाईकोर्ट के जज भ्रष्ट एमपी को कभी भी सजा नहीं देते और वे छूट जाते हैं। इसलिए ये कानून कि सुप्रीम कोर्ट के जज भ्रष्ट लोकपाल को सजा देंगे उतना ही बेकार है जितना कि हाईकोर्ट के जज भ्रष्ट एमपी को सजा देंगे का कानून। इसीलिए हमें राइट टू रिकॉल के धाराओं के साथ वाला जन लोकपाल की मांग करनी चाहिए। हमें समझना चाहिए कि बिना राइट टू रिकॉल लोकपाल नागरिकों द्वारा के जन लोकपाल एक जहर है, क्योंकि लोकपाल विदेशी कंपनियों के एजेंट और ईसाई धर्म प्रचार करने वालों के एजेंट बन सकते हैं। और क्या ये सोचना ठीक है कि लोकपाल विदेशी कंपनियों के एजेंट नहीं बन सकते? देखिए, विदेशी कंपनियां खोज और चुनाव समिति में 20 लोगों को रिश्वत देकर ये सुनिश्चित कर सकती हैं कि केवल उनके एजेंट ही लोकपाल बने। अभी यदि राइट टू रिकॉल लोकपाल या प्रजाधीन लोकपाल है तो लोकपाल डरेगा भारत विरोधी विदेशी कंपनियों के समर्थन में कदम लेने से। लेकिन यदि राइट टू रिकॉल लोकपाल नहीं है तो लोकपाल भारत को विदेशी कंपनियों और ईसाई धर्म प्रचारकों को बेच देगा। इसलिए राइट टू रिकॉल के साथ वाला जन लोकपाल का विरोध करना अभी तक केवल एक गलती थी, क्योंकि आपको ये नहीं पता था कि विदेशी कंपनियां अपने आदमी भी लोकपाल के पद पर रख सकते हैं या लोकपाल को खरीद सकते हैं। अभी जब आपको ये पता लग गया है कि ऐसा हो सकता है, यदि हम अब भी राइट टू रिकॉल की धाराओं को लोकपाल बिल में जोड़ने के लिए विरोध करते हैं तो हम केवल देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। प्रिय इंडिया अगेंस्ट करप्शन के कार्यकर्ता शांति भूषण कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 50% जज भ्रष्ट हैं। यदि मान ले कि जन लोकपाल कोई ईमानदार व्यक्ति बनता है और उसने सुप्रीम कोर्ट जजों में भ्रष्टाचार का खुलासा किया, तब जन लोकपाल बिल के कानून ड्राफ्ट में जो सुप्रीम कोर्ट के जजों को अधिकार दिए गए हैं उनका प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट के जज उसको हटा सकते हैं। अभी क्या आपके पास ऐसा कोई तरीका है जिसके द्वारा आम नागरिक उस ईमानदार जन लोकपाल को वापस ला सकते हैं? नहीं। प्रस्तावित राइट टू रिकॉल लोकपाल क्या प्रजाधीन लोकपाल का ड्राफ्ट ऐसे ही करता है? ये आम नागरिकों को ईमानदार जन लोकपाल को वापस लाने का अधिकार देता है। इसीलिए कृपया लोकपाल को बनाए रखने का अधिकार की धाराओं के साथ वाला जन लोकपाल का समर्थन करें। यदि हम राइट टू रिकॉल लोकपाल की धारा 8 को पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि नागरिक या तरीके का प्रयोग किसी लोकपाल सदस्य को बनाए रखने के लिए या वापस लाने के लिए भी कर सकते हैं यदि कोई लोकपाल सदस्य को निकाल दिया गया था परंतु नागरिक उसे पद पर बनाए रखना चाहते हैं। इसीलिए यह धारा लोकपाल को बनाए रखने का अधिकार राइट टू रिटेन से भी जाना जाएगा। आगे की चर्चा हम अगले वीडियो पार्ट 3 में करेंगे।